हेलो स्टूडेंट, आई एम रचना यादव। आज हम एस्टेट 2021 का पीजीटी मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से सॉल्व करते हैं इस पेपर को। गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। या हियर इज योर क्वेश्चन पेपर। तो सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी आर इन जीपी। जीपी में हमें ये तीनों नंबर दिए हुए हैं और एक ये कंडीशन दी हुई है A1 अपॉन एक्स बी इक्वल्स टू दिस। देन हमें बताना है कि जो एक्स वाई जेड है वो किस में है, एपी में है, जीपी में है या एचपी में है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जीपी की कंडीशन है दीज थ्री नंबर्स आर इन जीपी इफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ये तो कंडीशन होती है, हमें पता है। यहाँ से ये वाले हमें वैल्यू गिवन है 1/x इक्वल्स टू बी, 1/y इक्वल्स टू सी, 1/z, राइट। सो ये ऑल वैल्यूज आर इक्वल। अब ये सारी की सारी वैल्यू बराबर है तो हम किसी एक कांस्टेंट k या t एज पर आवर चॉइस हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, राइट। सो अब हम कंपेयर करेंगे यहाँ से 1/x इज इक्वल्स टू k। अब यहाँ से आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं पावर्स का या फिर मल्टीप्लाई बाय x बोथ साइड। k power x gets cancelled, a is equals to k power x. In the similar manner, what we will get, b equals to k power y, c is equals to k power z. Now let us assume it is the equation 1. Substitute all these value in equation 1. So हमारे पास क्या आ जाएगा, ky whole square is equals to k power x into k power z. So we are left with y square kx plus z. Now base हमारा सेम है, so we can compare the powers. Y square is equals to x plus z. और ये तो हमें पता है, if three numbers are in AP, this condition is satisfied. ये तो पता होगा आपको, x y z are in AP if, oh, ये मैंने y square लिखा, देखो this should be 2y, right? ये मिस्टेक नहीं करना, I'm so sorry. 2y, so this should be 2y is equals to x plus z. ऑब्वियस है ना, यहाँ पे पावर्स का ऐसे पावर पे थोड़ी ना जाता है, वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, राइट। सो आंसर इज दे आर इन एपी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ u इक्वल्स टू दिस, देन ये पार्शियल डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से उठाया गया है। ठीक है, आपने थोड़ा सा भी पार्शियल स्टार्टिंग पार्शियल किया हुआ है तो आप ये क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। दिस इज एक्स वाई जेड, वाई बाई जेड एंड जेड बाई एक्स। देन हमें डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई और डेल जेड के कॉम्बिनेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो अब जब हम ये डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ओनली एक्स इज अ वेरिएबल, remaining terms means y and z we have to consider them as a constant। ठीक है, x हमारा वेरिएबल है, y और z को हम कांस्टेंट लेंगे, तो डिफरेंशिएशन हम कांस्टेंट के सेंस में लेंगे जब y और z आएगा। सो अब यहां से देखते हैं, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स बाई वाई है। अब यहां से क्या आ जाएगा, आप एफ भी लगा सकते हो और वैसे भी लिख दू मैं अभी तो टाइम बिंग के लिए। तो x का कितना है 1, दिस शुड बी 0, x है ही नहीं। 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/x² इंटू जेड, दे आर कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको सेंस में मतलब हम निकाल तो ऐसे लेंगे, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, मतलब इनको परफेक्ट हमारे पास आंसर कैसे निकलेगा। सी इट्स वेरी सिंपल। हम इस f के अंदर इस टाइप से ना लिख के हम क्या करते हैं, इसको जस्ट मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देती हूँ। ये वाला जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स 1/y देन एडिशन 0 माइनस जेड बाई x², यानी कि हमें ईच टर्म का कंसिडर करना है और एडिशन करते चलना है उनका। सो दिस शुड बी 1/y माइनस जेड बाई x², राइट, डेल यू बाई डेल एक्स। अब f के अंदर तो फिर हमारे पास टर्म वाइज होता है ना, तो टर्म वाइज यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन रूल ये कहता है उनको एडिशन करो फंक्शन को हटा के। डेल यू बाई डेल वाई हम लेंगे। अब यहाँ पे x शुड बी कांस्टेंट एंड दिस विल एक्ट एज अ वेरिएबल। तो अब वेरिएबल की वैल्यू बताओ, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x
एज इट इज आ जाएगा -y² प्लस y की जगह पे 1 डेरिवेटिव निकाल रहे हैं z, एंड z और x में कुछ भी है नहीं, y है नहीं, तो आंसर 0। सो हमारे पास आ जाएगा -xy² प्लस 1/z। नेक्स्ट वन, डेल u बाई डेल z। अब z हमारे पास वेरिएबल है, रिमेनिंग क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो फर्स्ट वन 0, ये -z1/z का डेरिवेटिव -1/z² इंटू ये y मैं यही लिख देती हूँ कांस्टेंट है, और प्लस z का आ जाएगा 1/x। सो -y/z² प्लस 1/x। अब इस वाली इक्वेशन में इसको रख दो, रख देते हैं, क्या क्या है, x, डेल u बाई डेल एक्स यहां से लिख देते हैं 1/y माइनस z/x² प्लस y, डेल u बाई डेल y कितना हो जाएगा -x/y² प्लस 1/z, यहाँ लिख देती हूँ प्लस z, देन द नेक्स्ट लास्ट टर्म विल बी -1z² प्लस 1/x। अब मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, x बाई वाई माइनस zx डिवाइडेड बाई x², दैट इज ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये y से y कैंसिल होगा तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ y/x माइनस ऑफ x बाई z, ये z से z कैंसिल होगा, माइनस y/z प्लस z बाई x। अब देखो z/x कैंसिल, xy से xy कैंसिल, हमारे पास ये वाला टर्म बच गया। सो यहाँ पे x था, ये दोनों भी कटेंगे, यहाँ y आना चाहिए, हाँ y आएगा ना, ये yz से yz कैंसिल क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा, yz से yz कैंसिल, लेट मी चेक अगेन, ये दोनों वैल्यू करेक्ट है, y आएगा, देन y/z प्लस का आएगा, देन z कैंसिल, ये माइनस का आएगा, राइट। तो आंसर है 0। ठीक है, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस इनको सेपरेट सेपरेट डेरिवेट करके ऐड करते जाना था, डेल u बाई डेल एक्स, डेल y, इसको x को वेरिएबल कंसीडर करो, रिमेनिंग को कांस्टेंट करो बस, और आंसर में रख दो। नाउ द नेक्स्ट वन, 93 क्वेश्चन। 93, एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड द लाइन। ओके, जब भी पैराबोला और लाइन आए तो एक बार होल्ड करके देख लेना चाहिए, क्या इसमें हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एच टेट में शॉर्टकट थोड़े कम आते हैं, 1 to 2%, आई मस्ट से दैट, बट इस वाले में हम लकी हैं, हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट क्या होता है, इफ x² इज इक्वल्स टू 4ax, हमारे पास एक पैराबोला है और एनी लाइन है mx प्लस c टाइप की, सो जो रिक्वायर्ड एरिया होता है या फिर एरिया जो बाउंडेड होता है, वही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है ना, बाउंडेड एरिया वो होता है 8/3 AQMQ इंटू 27। अच्छा, मान लो यही हमारे पास y² होता, इसके प्लेस पे ये y होना चाहिए, ये हमारे पास ये वाला टर्म होता, तो ये जो m होता है ना वो डिवाइड में चला जाता है इंटू 27। मान लो ये c नहीं होता तो ये 27 भी नहीं होता, और इस वाले में भी 27 नहीं होता। ठीक है, ये शॉर्टकट होता है, लेकिन ये लकी हो आप कि ये क्वेश्चन आ गया था, अदरवाइज आजकल थोड़ा कंडीशन ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 4y+2 कर देंगे कहीं, तो थोड़े शॉर्टकट फेल होते हुए नजर आते हैं। सो शॉर्टकट ये लर्न कर लो, इट्स अ गुड थिंग, बट इस पे डिपेंडेंट होके मत जाना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। y² इज इक्वल्स टू 4y, x इज इक्वल्स टू 4y-2। तो सबसे पहले हम इनको परफेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज x+2, y इज इक्वल्स टू 1/4x प्लस, मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ 1/2। अब कंपेयर कर लो इसको mx प्लस c से। ठीक है, यहाँ पे x² इज इक्वल्स टू कितना है 4 × 1 × y। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर कर लो 4ay, यानी a आ गया आपके पास 1, m आ गया आपके पास 1/4। सो रिक्वायर्ड एरिया जो बाउंडेड है वो कितना होता है 8/3 AQMQ into 27. It means that 8/3 into 1 cube m is 1/4, देखते हैं, 3 टाइम लिख देती हूँ, into 27, 3 9s are 4 2s are 2s are, that is 9/8 is your answer, square unit. Now the next one,
जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप आर, वेरी इजी क्वेश्चन, Z प्लस, इसके जनरेटर बताने हैं। जनरेटर पता है, यानी कि ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे। अब प्लस है यानी कि कोई एक ऐसी वैल्यू जिसमें हम एक कोई फिक्स वैल्यू ऐड करते जाएं और पूरा का पूरा ग्रुप हमारे पास जनरेट हो जाए, पूरा ग्रुप निकल के आ जाए। Z होता क्या है हमारे पास, इंटीजर, +1 +2 +3 सो ऑन, -1 -2 सो ऑन, ये हमारा Z होता है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें हमें जनरेटर बताना है। सो आप देखो, 1 और -1 को इफ यू टेक, तो 1 में आप 1 को फिक्स करो, इसमें 1 + 1 करोगे 2 आएगा, +2 करोगे 3 आएगा, इनके पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही -1 लो, -1 के अंदर आप ऐड 1 करोगे 0 आ जाएगा, -1 के अंदर माइनस ऐड करोगे -2 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से -1 के अंदर 0 ऐड करो तो -1 आ जाएगा, क्योंकि एडिशन है यहाँ पे। तो यानी कि पूरा का पूरा ग्रुप आप जनरेट कर सकते हो, यानी कि पूरी की पूरी, इन द नॉर्मल सेंस हम बोले कि पूरा की पूरी जेड की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं इससे, राइट। तो ये तो वैसे भी आपको लर्न होना चाहिए। तो जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप आर -1 एंड 1, राइट, इजी क्वेश्चन। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट, अंडर रूट दिस, इजी क्वेश्चन है। कितना है, -π/2 एंड π/2। सबसे पहले -a to a आ जाए तो हमेशा अंदर कोशिश करो ऑड इवन चेक करने की, या फिर ऑड इवन का सेंस नहीं बन रहा है तो 0 to a सेंस में लिखने की, थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। क्या ये इवन फंक्शन है, बिल्कुल है। देखो, एफ ऑफ एक्स में इस एक्स के अंदर हम -x भी रख दें तो फंक्शन सेम है, तो इसका मतलब इवन है। और जब इवन फंक्शन होता है तो -a to a एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, यही फंक्शन ऑड आ जाता तो ये वाला इंटीग्रेशन 0 के बराबर हो जाता। सो यहां से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या, 2 टाइम्स 0 to π/2 अंडर रूट cos x माइनस cos क्यूब x। ये इवन क्यों है, क्योंकि cos x इज एन इवन फंक्शन। देखो आप, cos x इज इक्वल्स टू cos -x होता है ना, इसलिए तो यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन सेम रहेगा, इसलिए ये इवन हो गया। नाउ इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, cos x मैंने कॉमन लिया इस अंडर रूट को, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। इसको हम किसके फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये करना ठीक है, नहीं, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उससे फायदा क्या होगा वो भी देखते हैं, साइन इंटू कॉस, नहीं, कुछ करना पड़ेगा इसका, देखते हैं। और क्या इससे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं वो देखते हैं। अच्छा, अंडर रूट है ना, राइट, फाइन, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। अंडर रूट मैंने लिया यहाँ से cos x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। सो ये आ गया आपके पास 2, 0 to π/2 अंडर रूट कॉस एक्स एंड कितना, साइन स्क्वायर एक्स, राइट, बिल्कुल करेक्ट। देन 2, 0 to π/2 अंडर रूट कॉस एक्स, स्क्वायर से रूट हटा साइन एक्स, नहीं, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल होंगे तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ dx। ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। पर यहाँ पे हम सेफ जोन में है, बिकॉज लिमिट हमें 0 to π दी हुई है। अब 0 to π पे जो साइन होता है वो क्या रहता है हमारा, हमेशा पॉजिटिव रहता है। आप वैसे भी देख सकते हो, साइन की वैल्यू 0 से π/2 कहीं पे भी 90 डिग्री तक कहीं पे भी नेगेटिव होती नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव होती है। तो ये मॉडुलस हम हटा सकते हैं, और ग्राफिकली भी हम इसको देख सकते हैं, अंडर रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स dx। ग्राफ होता है साइन एक्स का इस टाइप से होता है ना, 0 से जाता है 0 0, तो यहाँ से पाई पे कटता है। तो देखो यहाँ से इस रीजन में सिर्फ पॉजिटिव ही आ रहा है ना, π/2, मान लो इसका यहाँ पे कहीं समवेयर हाफ करें तो
तो ये पॉजिटिव ही रहता है। अब यहाँ से इसको अपलेट कर सकते हैं। अब तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, यहीं पे करा देती हूँ। cos x को मैंने लिया t, सो साइन माइनस का साइन x dx हो गया dt। और लिमिट देखो आप, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 रखोगे, सॉरी x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, और पाई बाय 2 रखोगे तो आ जाएगा 0, cos पाई बाय 2 0। यहाँ पे आ गया रूट t, और ये आ जाएगा माइनस dt, और एक हमारे पास 2 चल रहा है, तो 2 इंटू टी कितना है, आधा, रूट टी है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, टी हाफ प्लस 1, एक में आधा जोड़ा कितना आता है, 1.5, यानी कि 3/2। यहाँ पे भी 3, 2 ऊपर चला जाएगा, ये माइनस में चल रहा है, प्लस का सी, प्लस सी नहीं, लिमिट 1 to 0, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4 भी 3 नेगेटिव, 0 रखोगे तो कुछ भी नहीं, -1, माइनस माइनस प्लस 4/3 इज योर आंसर। कौन सा आ जाएगा, 4/3। होप इट्स क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या 96 क्वेश्चन देखो। एंड ट्राइंगल ए बी सी दीज आर इन ए पी बी सी, देन एंगल ए इज राइट। अब देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा लेंथी भी बन सकता है, और हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर सकते हैं। जो हमें गिवन है हम उस पर फोकस करते हैं, उस पर फोकस नहीं किया तो हमें साइन ए का किसी और पैटर्न से निकालना पड़ेगा। सो जो मैं बताती हूँ देखो, बहुत इजी है। सबसे पहले एंगल ए बी सी आर इन ए पी, सो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी, ये हाँ माइनस ले लेना था एक्चुअली, चलो कोई नहीं। अब इक्वल्स टू 180, ये माइनस ए प्लस, यहाँ से कितना आ जाएगा, कैंसिल, 3a 180, एंगल ए इज इक्वल्स टू 360। अब देखो एक और बात, ये ए एंगल नहीं है, ठीक है, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं अपने हिसाब से बताती हूँ उसको दोबारा से। एंगल ए बी सी आर इन ए पी, सो जो एंगल ए है, लेट अस से कोई ए है, कैसे होता है, ए माइनस डी। एंगल बी क्या होता है आपके पास, ए। एंगल सी, हम ऐसे कोई भी एपी में टर्म्स लेते हैं ना, ये हमारा रूल होता है, तो एंगल बी कितना है हमारे पास, ए। सो इफ दीज 3 एंगल्स आर इन ए पी, देन ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी शुड बी 180। सो ये कैंसिल, ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, 3a आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू 60 डिग्री, इट मीन्स दैट एंगल बी हमारे पास 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमारा काम बन गया। अब यहाँ पे रेशो में टर्म्स दी हुई हैं, तो साइन फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, साइन ए डिवाइडेड बाय ए, साइन बी डिवाइडेड बाय बी, साइन सी डिवाइडेड बाय सी होता है। अब यहाँ पे हमें इसकी जरूरत है नहीं एक्चुअली, ये वाले ए बी सी ये एपी वाले नहीं है, दूसरे हैं भाई। यहाँ से इन दोनों टर्म्स को हम कंसिडर कर लेते हैं, और सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। इन केस आपने ये वाला एंगल बी ना लेके करें किया होता ना, इसके थ्रू जाते तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता, और बहुत टाइम टेकिंग है, तो हम इसी हिसाब से करेंगे इस क्वेश्चन को। साइन 60 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3। एक्चुअली यहाँ पे हम √3x और √2x ले सकते हैं, फिर वो रेशियोज में है तो कैंसिल हो जाएगा x, तो अभी हम अवॉइड करेंगे। साइन सी डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास, सी वैल्यू दी हुई है √2, चेंज कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपके पास, √3 डिवाइडेड बाय 2√3 साइन सी इक्वल्स टू √2, करेक्ट है। हाँ √3 कैंसिल, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये वाला कैंसिल, देन साइन सी कितना आ जाएगा आपके पास, 1/√2, इट मीन्स दैट साइन सी कितना आ गया आपके पास, 45 डिग्री। ठीक है, सो बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, एंगल बी हमें 60 मालूम है, एंगल सी 45 है, सो एंगल ए निकालना कोई बड़ी बात है,
जब ये ट्रायंगल है नहीं भाई। सो एंगल ए प्लस बी प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री आता है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 60 प्लस 45, ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180। तो ये कितना हो गया 105, 105 को माइनस करके देख लो, 575। तो योर आंसर इज 75। ओके, बस थोड़ा सा जुगाड़ करना होता है इन क्वेश्चंस में और कुछ नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग इन, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज तो, हाँ ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कि हमें इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, इसका बिहेवियर चेक करना है, दैट इज इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, -6x² -18x -12, राइट। अब ये सिंस इट इज डिक्रीजिंग, वो कह रहा है कि किस में डिक्रीजिंग है, वो पहले ही बोल रहा है कि डिक्रीजिंग है। सो डिक्रीजिंग कब होगा ये फंक्शन, when f of x is less than 0, derivative of f of function is less than 0। ये कितना होना चाहिए, लेस देन 0। अब यहां से इसको लिख सकते हैं हम, 6x² +18x +12 इज पॉजिटिव, अच्छा 6 का भी तो डिवाइड कर सकते हैं, +3x प्लस पॉजिटिव, 2 के रूट है, कितना आ जाएगा 2 और 1 बीच में एडिशन। सो इसके आपके पास आ गया x+2 x+1 इज पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, रूट्स क्या है, x-2 x-1 प्लस माइनस प्लस, बेबी कर्व मेथड। यहां से ये वाला रीजन क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए, और ये वाला रीजन यूनियन ले लेते हैं, -∞ -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। सो कौन सा आंसर करेक्ट है भाई, अच्छा ये -1 है ना, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो आता होगा आप लोगों को, इजी क्वेश्चन। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा हो कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से उसको रिपीट कर दूंगी, बिकॉज ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा देखो, अब कॉस की फॉर्मेट नजर आई है। सो कुछ क्वेश्चंस में ना, एक्चुअली इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है ना, तो कुछ किसी किसी क्वेश्चन में तुक्के लग जाते हैं। कैसे, कॉस के टर्म में वैल्यू है, कॉस की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में है, तो भी मैक्सिमम जो वैल्यू है ना कॉस थीटा की वो होती है 1। पूछा है मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 5 + 3 × 1 + 3, 8 and 3 11। आंसर इज करेक्ट, ठीक है। पर ऐसे नहीं करना है, वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम कह सकते हैं तुक्का फिट बैठ जाता है, जब ये एंगल हमारे पास सेम होते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डालो और आंसर हमारा निकल जाता है। तो वो आदत हमें हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। आगे समझ, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। y cos थीटा +3, इसको हम ब्रेक करेंगे, cos थीटा cos π/3 माइनस sin थीटा sin π/3 प्लस का 3। सो 5 cos थीटा +3 cos थीटा, π/3 कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1/2। sin थीटा √3/2 +3, 5 cos थीटा +3/2 cos थीटा -3√3/2 sin थीटा प्लस का 3। यहां से आप cos थीटा कॉमन ले सकते हो, देन 5 + 3/2 कितना आ जाएगा 13/2 -3√3/2 sin थीटा +3। ठीक है, अब आपको फॉर्मेट पता होगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा किसके बीच में लाई करता है, उप्स, अंडर रूट माइनस होता है यहाँ पे a² + b², a sin थीटा प्लस b cos थीटा
लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से आप पूरी की पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखते हैं। कर दो यहाँ से, ये साइन का है फॉर्मेट। मैं अलग एक ही टर्म निकाल लेते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए कितना है आपके पास, ए वाली वैल्यू है, ए कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस बी कितना आ जाएगा 13 होल स्क्वायर अंडर रूट। सो 9 × 3 डिवाइडेड बाई 4, 13 यानी 169 डिवाइडेड बाई 4। सो ये आ जाएगा 27 प्लस 169, कितना 691 196। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 196 डिवाइडेड बाय 4। 196 होता है 14 का रूट, ये किसका होता है 2 का, 2 7 सा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ रही है इस वाले टर्म की, सिर्फ इस वाले टर्म की। यहाँ पे माइनस है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो जो मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 7 और मिनिमम आ जाएगी 7, लेकिन यहाँ पे एडिशन है 3, तो +3 एंड +3, तो यहाँ से 10 एंड -4। अब देखना है मैक्सिमम पूछी है, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 10। देखो यही रीजन है कि 11 भी वो ऑप्शन में दे रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ना बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में करते ही हैं ऐसे कि भाई कॉस थीटा है साइन थीटा है, हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम पूछा है तो 1 रख दो, मिनिमम पूछा है तो -1 रख दो। वो गलत हो जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है इस चीज पे। ऑल राइट, तो होप इट्स क्लियर। कुछ नहीं किया हमने, इस पूरे क्वेश्चन को ओपन किया है, इसको हमने ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्मेट में ब्रेक किया है, और यहां से इनकी वैल्यूज निकाल दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बस। ठीक है, फिर लास्ट में 3 ऐड कर दिया मिनिमम और मैक्सिमम में, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम हमारा 10 आंसर आ जाए। ऑल राइट, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 99। अरे भाई हाँ, इनकी दिक्कत। इन ट्राइंगल ए बी सी दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है जी, अब देखो एंगल्स दिए हुए हैं, साइड्स के टर्म में कुछ आंसर पूछा हुआ है, तो देखो इस क्वेश्चन में लगेगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सो प्रोजेक्शन फॉर्मूले, प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कोई ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ये ए साइड है, यहाँ पे बी, और ये कितना होता है सी। सो जो प्रोजेक्शन में जो साइड होती है ए, इसको हम कैसे लिखते हैं, एंगल साइड बी साइड सी एडिशन। बी के साथ लिख देते हैं एंगल सी, और सी के साथ लिख देते हैं एंगल बी, यानी कि ये साइड और एंगल का अपोजिट होता है, और जो यहाँ ए होता है वो इनके साथ नहीं होता है। तो बी है तो बी का मतलब यहाँ पे सी और ए लिख देंगे, एडिशन यहाँ पे आएगा कॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी। ठीक है, सी ए सी इस टाइप से चलता रहता है। सी की वैल्यू आप होप अंडरस्टूड है, यहाँ ए और बी हो गया, यहाँ पे कॉस बी आएगा और यहाँ पे कॉस ए आएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को ये नॉलेज होनी चाहिए थी। कितना दिया हुआ है 2a साइन स्क्वायर c/2 प्लस c साइन स्क्वायर a/2। अच्छा, अब इस वाले टर्म को हम देख लेते हैं। हमारे पास कॉस सी की वैल्यू कितनी होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर c/2, तो यहाँ से ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर c/2 इज 1 - cos c। सो इसको बस यहाँ ऊपर रख देना, a 1 - cos c प्लस c, इसको कैसे लिखेंगे 1 - cos a।
तो यहाँ से हम लिख देते हैं इसको a माइनस a cos c, c माइनस c cos a, राइट। देन 2 a प्लस c माइनस a cos c माइनस c cos a, राइट। a प्लस c माइनस कॉमन लिया, a cos c प्लस c cos a, अभी मैंने बताया यहाँ पे a c है, यहाँ पे c a है, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी आपके पास, 2ac माइनस का b। अच्छा ये 2 कहाँ गया भाई, अच्छा ये 2 है ना, तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा ना यहाँ पे, सिर्फ इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से कॉमन लेके ये 2 हट जाएगा। सो आंसर इज a प्लस सी माइनस का b। a प्लस सी कहाँ पे है, a प्लस सी माइनस का b, दैट इज 4 आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना है आपके पास, f of x is continuous then k equals to what। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है, इसको आप काफी तरीके से कर सकते हो, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ लेके इसको डायरेक्ट लिमिट की अप्रोच से करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू पे, यानी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों पे एक ही वैल्यू दे रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको अप्रोच कर सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2। ये लिमिट का क्वेश्चन है, बस ऐसे सोचो उसको, -2 पाई। अब हमारे पास क्या होता है, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होता है और इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होता है। यहाँ पे लिमिट कितनी दी हुई है, पाई बाई 2, ठीक है। तो पाई बाई 2 पे फंक्शन कितना दिया हुआ है, 3, तो यानी कि ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के पास। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, 0/0 की फॉर्मेट बनेगी, कॉस पाई बाई 2 रखोगे कितना आएगा, 0। यहाँ पे आप पाई बाई 2 रखोगे, ये एक्स है ना, पाई बाई 2 रखोगे तो भी आंसर नीचे कितना आएगा, 0, तो यानी कि ये बन गया आपका 0/0 फॉर्मूला। लॉपिटा रूल लगा दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2 के माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब आप लिमिट अप्रोच करा दो, माइनस माइनस कैंसिल, के साइन पाई बाई 2 इज 1 2 3, सो के इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन हो गए, 101। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग का है पर इजी है क्वेश्चन। कहाँ है पेन, राइट। The distance of this point from the point of intersection of this line and this plane। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक लाइन है, एक कोई प्लेन है, ये आपस में मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब कट कर रहे हैं यानी कि किसी एक पॉइंट पे एक फिक्स पॉइंट होगा जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल सकते हैं, इधर दिस और दिस। जहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है तो उससे आपको डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालनी है, बस इतनी सी तो बात है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इजिली लग जाएगा। अब देखो मान लो मैं ये तो है आपके पास प्लेन, ये है लाइन, सपोज ये दो लाइन भी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये सपोज कोई प्लेन भी है, तो जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो कॉमन पॉइंट से पास होगा, यानी कि एक ही पॉइंट उनको सेटिस्फाई करेगा, एक ही पॉइंट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और एक ही पॉइंट प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो बस यहां से लाइन उठाओ, z-2 12 इज इक्वल्स टू सम के ले लो। सो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3k+2, y इज इक्वल्स टू 4k-1, z इक्वल्स टू 12k+2, इन्हें कंपेयर कर लिया। अब इन पॉइंट्स को प्लेन से पास करा दो। प्लेन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई, यानी कि 3k+2 -4k, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 12k प्लस का 2 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 5। सो यहाँ से देखो कितना है, 12
यहाँ पे 1 यानी कि 11 आ जाएगा, माइनस का के, राइट, 11 के प्लस 4 एंड 5 इक्वल्स टू 5, तो 5 कैंसिल, के इक्वल्स टू 0। तो यानी कि यहाँ से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है, ये कितना है, 12 के + 2, ये के है भाई। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 2, वाई की वैल्यू -1 एंड जेड इज इक्वल्स टू 2। अब डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है बेसिकली हमें, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या है पॉइंट, कहाँ गया क्वेश्चन, राइट, -1, -5 और -10, इसके बीच के डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस आपको पता ही होगा, √-1 -2 का होल स्क्वायर, -5 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, -10 -2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा, 3 यानी कि 9, 4 यानी कि 16, यहाँ पे 12 यानी कि 144। सबको ऐड कर दो, 144 और 25 कितना हो गया, 169, दैट इज 13। सो योर आंसर इज, क्या आ जाएगा, 13। ओके, इजी क्वेश्चन। इन दिस इंटरवल द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके जी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। -sin 7x + 2 = 0। एक क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, नजर आ रही है पूरा, कितना है, 3 and 2 कितना आएगा, 6, 6 1 नेगेटिव में है तो माइनस माइनस, आगे क्या है, कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, तो -2 एंड -1/3। तो साइन एक्स की आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से, इन दोनों को अपोजिट करके लिख दो, साइन एक्स इज 2 एंड साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1/3, राइट। साइन एक्स कभी भी 2 के इक्वल हो सकती है, सिंस जो साइन एक्स है वो किसके बीच लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब आ जाता है हमारे पास ये वाला फंक्शन, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/3, क्या ये हमने सही किया, 3 2 6 ही होता है, ये 7 है, बिल्कुल है 7, 3 2 -1/3, तो दिस इज अपोजिट लिखेंगे ना इसको, तो 1/3 आएगा प्लस, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1/3। अब देखो साइन एक्स, इसमें हमें इंटरवल जो दिया हुआ है, साइन एक्स की वैल्यू 0 से 5π तक हमें बतानी है कि पॉजिटिव कब रहती है, बस, और नहीं निकालना हमें। इन दिस इंटरवल द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, काउंटिंग में बताने को, सॉल्यूशन नहीं बताना हमें, काउंटिंग में बताने कि कहाँ आएगा। सो देखो क्वाड्रेंट, आपने एक रोटेशन लिया तो कितना आ गया आपके पास, 2π। साइन एक्स पहले पॉजिटिव कहाँ रहता है, ऑल सिल्वर, यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि जब हम 360 2π रोटेट करते हैं तो हमारे पास 2 टाइम्स साइन पॉजिटिव रहता है। फिर से एक रोटेशन लेंगे, कितना हो जाएगा, 4π, यानी कि दो और ऐड हो गए। लेकिन हमें तो 5π यानी कि एक आधा चक्कर और लगाना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि हमें 5π लेके आना है। तो यहाँ पर फिर से दो वैल्यूज कवर हो गई, प्लस का 2, तो टोटल कितना आ गया, 6, सो देयर आर 6 वैल्यूज। ओके, इजी। नाउ द नेक्स्ट वन, 103। द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बतानी है, और पासिंग थ्रू वन पॉइंट, क्या होती है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, पासिंग थ्रू वन पॉइंट y-1 m x-x1, ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट यानी कि dy/dx। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको लो, इसका डेरिवेटिव निकालो, 2x-2y y' -8x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, 8x नहीं आएगा, 8 आएगा ना, x 2y', यहां से y' मैंने लिया कॉमन,
2y कॉमन ले लिया, नहीं y डैश लेंगे ना, 2y डैश कॉमन लिया, अंदर कितना बचता है हमारे पास, माइनस वाई प्लस का 1 प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। पहले 2 का थ्रू आउट से डिवाइड करो, 1 माइनस वाई प्लस का x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। So y dash is equals to 4 minus x divided by 1 minus y। ये जो पॉइंट है, जो dy अपॉन dx निकालना है, वो 2, 1 पे निकालना है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। कितना आ गया आपके पास, 2/0, दैट इज इंफिनिटी, राइट। इंफिनिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/0, यानी कि जो स्लोप है वो कितना है इसका, इंफिनिटी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस y1 कितना है, 1, 1/0, x माइनस x1 इज 2। तो ये इधर जाएगा टर्म पूरा 0, x माइनस 2, this implies that x minus 2 equals to 0। So this is a equation of a tangent, ठीक है, x minus 2। The next one, the radius of the circle in which this pair is cut by this plane will be। देखो अपने आप ही वो आंसर भी बता रहा है हमें। वो हो सकता है कि सिर्फ ये दे सकता था, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट कर्व, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर सकता था कि जब स्पेयर को और प्लेन को आपस में कट करते हैं, तो जो कर्व निकल के आता है उसकी रेडियस बताओ। तो ये हमें पता होना चाहिए, ऑलवेज इट इज अ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से सर्कल है, यहाँ से सर्कल की रेडियस निकालनी है। ये स्पेयर गिवन है, स्पेयर की रेडियस कितनी है, 5, ये हमें प्लेन गिवन है। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, ज्यादा टफ है नहीं, करते हैं। सपोज ये एक स्पेयर है जिसकी रेडियस कितनी है, 5। यहां से कोई प्लेन इसको ऐसे कट कर रहे हैं, तो यहां से हमारे पास एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। और जो इसकी रेडियस होगी ना, वो इसके सेंटर पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास रिजल्ट होता है, ठीक है। दोबारा से सुनो, मान लो कोई स्पेयर हमें गिवन है, ठीक है, उसके सेंटर से जब प्लेन के द्वारा कोई सर्कल क्रिएट होता है इसके अंदर, कोई इस प्लेन को कट कर रहा है और उसके अंदर कोई सर्कल बन रहा है, तो उस सर्कल का जो सेंटर होता है ना, वो इसके सेंटर पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना है। सो देखो ये आपको 5 दिया हुआ है, ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, इसका सेंटर कितना है, क्या हम इसका सेंटर निकाल सकते हैं, 0, 0 पे दिया हुआ है स्पेयर का। ये क्या जा रहा है, कोई प्लेन जा रहा है, प्लेन ही तो कट कर रहा है, प्लेन कितना है, 2x 3y माइनस 6y माइनस 28 इक्वल्स टू 0। ये प्लेन इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। ओ ए इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकालना बताया हुआ है आपको, कैसे निकालते हैं, पहले पूरा का पूरा प्लेन लिख दो, इसको पॉइंट से पास करा दो, और एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, 4, 9, 36, तो ये तो 0, ये आ गया 28, मॉडुलस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 13 कितना आएगा, 49, 49 यानी कि 7, 7 चौक 28, तो ये आ गया आपके पास 4। सो देखो ये 90 डिग्री है, 4, 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट कितने होते हैं, 3, 4, 5, करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। ये 5, ये 4, तो दिस इज 3, और ये नथिंग बट ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, सो उसकी आ जाएगी आपके पास 3, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी सच दैट दिस वैल्यू, आंसर बताना है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब मैट्रिसेस दिए हुए तो मैट्रिसेस में हम कैसे ओपन करते हैं इसको, ए डॉट ए यानी ए स्क्वायर हो जाता है, ये बी स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे कभी भी ए बी मैट्रिक्स है, यानी ए एंड बी आर मैट्रिक्स एंड ए बी नीड नॉट बी इक्वल्स टू बी ए होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी प्लस बी ए, ठीक है, 2ab नहीं लिखते हैं। सो यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल, सो हमें पता चल जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू माइनस का बी ए। नहीं ऐसे नहीं करने लग जाना, पहले ए स्क्वायर निकालोगे फिर बी स्क्वायर निकालोगे फिर ए बी बी ए और फिर कैंसिल आउट कर दो करोगे, नहीं डायरेक्ट ए करना है। अब ए बी की वैल्यू निकाल लो और माइनस बी ए की वैल्यू निकाल लो, ये तो करना पड़ेगा, 1 - 1,
-1, बी कितना आ गया आपके पास, A1 बी माइनस का 1, दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A माइनस का बी, 1 + 1 2A माइनस बी, 2 + का 1। सो ये हमारे पास जो मैट्रिसेस निकल के आएगी, A माइनस बी 2, 2A माइनस बी 3, 3 ही है ना, राइट। अब बी ए निकालना है, 2 1 बी माइनस 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, A + 2 माइनस A माइनस 1 कितना आ जाएगा, B माइनस 2 माइनस B + 1, राइट। इसको अभी आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब क्या होता है, जब दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो जो उनकी पोजीशन होती है वो भी आपस में इक्वल होगी, यानी कि A11 का जो कोफिशिएंट है वो दूसरी मैट्रिक्स के A11 के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। ये बी ए है और ये किसके, इसके माइनस के इक्वल है, तो फर्स्ट कोफिशिएंट उठाओ, यहां से भी आप देख सकते हो, इसी से देख लो, ये बाहर माइनस है ना इसके, तो माइनस B+1 माइनस ऑफ किसके इक्वल है, 3 के, सो B -1 = 3, सो B = 4। ठीक है, यहां से कोई भी पैटर्न उठा लो, लेट से ये वाला और ये वाला, -A -1 = 2, माइनस का 2 क्योंकि ये माइनस है ना, अच्छा तो ये माइनस ये प्लस, सो A = 1, सो A 1 होना चाहिए एंड B 4 होना चाहिए, बस कंपैरिजन किया है और कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन देखो, ग्रेजुएशन का क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस ग्रुप। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी यानी कि मैं अपने आप सामने मिरर लगाऊंगी तो मुझे अपना ही फेस दिख नजर आएगा ना, लेकिन यहाँ मिरर का काम कौन कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, तो ईच एलिमेंट पे अपने ही इमेज आए अंडर दिस मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, तो वो एलिमेंट कौन सा होगा, यानी कि हम शॉर्ट में समझे इसको, यानी कि 2, ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो अंडर 10, तो यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू रखूं कि मुझे 2 ही आए, यानी कि यहाँ पे कौन सा मिरर आए कि मैं ही दिखूं, 4, मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि 4 ही आए, ये कौन सा मिरर होना चाहिए, 6 = 6 ही आना चाहिए, आइडेंटिटी पूछा हुआ है ना, अंडर मॉडुलो 10, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। अब मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 का मतलब होता है, लेट अस से 2 × मैंने 9 किया तो कितना आया, 18, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन तो कर दिया, लेकिन मॉडुलो 10 है ना, तो इसका मतलब इसको फिर हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचता है वो हमारे पास आंसर आता है, तो यानी कि यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखो जो 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाए और 10 से जब डिवाइड करें उसको तो 2 आए, ठीक है। अब यहाँ से ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है, देखो हमें ये लेंथी क्वेश्चन है वैसे, पर जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं बहुत इजीली हो जाता है। मान लो मैं यहाँ पे 4 रखूंगी, 4 2 = 8, तो 8 को 10 यहाँ पे मानो मैंने पिक किया, एक ही क्वेश्चन से आ जाएगा ये, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, मेरे समझाने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ऑब्वियस है ना, एक्सप्लेन करना होता है। मान लो मैंने 2 सेलेक्ट किया, तो 2 के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 4, तो भाई 4 को मैं 8 से डिवाइड करूंगी, सॉरी 10 से डिवाइड करूंगी, तो रिमाइंडर तो 4 ही बचेगा, तो 2 तो आना ही नहीं है। 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आएगा, इसको 10 से डिवाइड करूंगी तो ये छोटा है, तो रिमाइंडर 8 ही बच जाएगा। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन में, तो 12 आएगा, इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 6, तो यानी कि ये परफेक्ट है। तो देखते हैं क्या ये 6 इस पे भी फिट बैठ रहा है, 6 चौक 24, 24 को हमने 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4, बिल्कुल सही। 6 करके देखो, 36, 36 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 6, यहाँ पे 6 डाला, 6 8 सा 48, 48 को 10 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया, 8, तो ये भी फिट बैठता है, तो ये क्या आ गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आप कोई भी और चेक कर लो, 8 देख लो, मान लो मैंने 2 × 8 डाला,
इसके अंदर, इस मिरर के अंदर तो 16 आया, लेकिन मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगी तो आंसर रिमाइंडर 6 आएगा, पर 2 और 6 सिमिलर थोड़ी ना है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाता है, पर ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ये तो वैसे आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, ये आंसर होता है इसका थीटा बाई 2, बट फिर भी हम इसको समझेंगे फॉर्मूला से। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, यानी कि जिसने चैप्टर पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में ही हो जाता है। ये कार्डोइड होता है आपके पास, आर इक्वल्स टू ए वन माइनस कॉस थीटा, कार्डोइड होता है। रिजल्ट होता है कार्डोइड, आर इक्वल्स टू ए वन माइनस कॉस थीटा। कार्डोइड बनता कैसे है, ऐसे बनता है कुछ, पान की पत्तियां होती है ना, इस टाइप से, ये कार्डोइड होता है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहां से ये वाली जो आर, क्वेश्चन क्या है, द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर, तो जो ये रेडियस वेक्टर है इसके बीच में, एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, लेट अस से यहाँ पे कोई टेंजेंट है, यानी कि ये वाली रेडियस, रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगी भाई इसकी, ये वाला पॉइंट है, और यहां से ये आर, इनके बीच का जो एंगल है वो बताना है, तो लेट अस से वो कोई फाई है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है, ये रिजल्ट है आपके पास, if chordite is given a1 minus cos theta is given, then angle between their radius vector and tangent is equals to tan phi, which is equals to r dr divided by d theta। हो जाएगा क्वेश्चन, यानी ये हमें फाई बताना है, सो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से, a वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ से dr बाई डी थीटा निकालोगे आप, कितना आ जाएगा, a तो जीरो हो जाएगा, माइनस का a, ये प्लस का हो जाएगा साइन थीटा, a साइन थीटा, लेट्स कैंसिल, वन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, वन माइनस कॉस थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, 2 sin² थीटा बाई 2, ये कितना आ जाएगा, 2 sin θ/2 cos θ/2, टू टू कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा tan θ/2, tan फाइव, सो फाइव को कंपेयर करेंगे, दिस इज θ/2, तो आंसर इज दिस। होप ये वाला स्टेप तो आपको पता होगा, फिर भी कर देती हूँ। मान लो cos 2 थीटा दिया हुआ है, वन माइनस 2 sin² थीटा दिया हुआ है, सो cos थीटा हाफ एंगल करते हैं, तो 1 - 2 sin² θ/2, तो यहाँ से हमने ये आंसर निकाल लिया कि 1 - cos θ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 sin² θ/2, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है जी, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं की गई है। From a well shuffled pack of 52 cards, then the mean of the number of king, शुक्र है मीन तक पूछा, वेरिएंस पूछते तो पूरा 12th एनसीईआरटी का 2 पेज का क्वेश्चन है, तो मीन पूछा हुआ है। अब यहाँ पे दोबारा से इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, मीन बताना है आपको, ठीक है। तो मीन क्या होता है आपके पास, समेशन ऑफ xi p ऑफ x इक्वल्स टू xi, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, यानी कि कोई भी रैंडम वेरिएबल हम लेते हैं x, यानी कि जब 52 कार्ड्स होंगे तो उसमें से आपके पास
किंग आने के चांसेस क्या है? मान लो आपको 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो आपसे पूछेंगे भाई किंग कितने आए, तो आप कह सकते हो भाई 0 किंग आया, यानी कि दोनों के दोनों नॉन किंग है। फिर कहेंगे भाई एक तो किंग आ गया और एक हमारे पास किंग नहीं आया, यानी कि 1 इज किंग 1 इज नॉन किंग। और आप कह सकते हो कि हाँ भाई दोनों के दोनों हमारे पास किंग ही आए हैं। तो ये चांसेस हैं हमारे पास। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कहीं नजर आ नहीं रहा हमें, सिर्फ मीन निकालना है। क्या ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? बिल्कुल है। ठीक है, छुपा हुआ है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड, देन द मीन ऑफ द नंबर ऑफ कार्ड। तो हमने सबसे पहले रैंडम वेरिएबल ये सेलेक्ट कर लिए 0 1 एंड 2। तो जब 0 आता है तो ये पीच क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। कब? जब x जो रैंडम वेरिएबल है वो 0, यानी कि सबसे पहले हम निकालें सपोज पी एक्स इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब एक भी किंग नहीं आया। तो नीचे क्या होता है? जो टोटल है, यानी कि बिना कंडीशन के हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? जो टोटल है, बिना किसी कंडीशन के भाई हमें 52 कार्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। अब हमें नहीं पता वो किंग है क्या है, तो टोटल हमें देखना है विदाउट एनी कंडीशन। ऊपर हमें क्या चाहिए? ऊपर हमें चाहिए कि भाई हमारे पास किंग कितना आया है? 0। तो यानी कि किंग होने नहीं चाहिए और हो जाने चाहिए। तो किंग कितने होते हैं हमारे पास? 4 पूरे में। तो 52 माइनस यानी कि 48, तो जो हमें सिलेक्शन करना होगा वो 42 में से 2 कार्ड निकालने होंगे नॉन किंग। तो हमेशा नॉन किंग आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक्स आई जो है वो कितना है? 0, या एक्स इक्वल्स टू कितना है? 0। तो इसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। एक्स इक्वल्स टू 1, जब एक हमारे पास किंग आ गया और एक हमारे पास नॉन किंग आ गया, तो इस केस में क्या कहेंगे हम कि 52 C2 कार्ड तो हमें सेलेक्ट करने हैं, लेकिन ऊपर क्या आएगा? तो ऊपर हम भाई ये तो श्योर हैं कि एक तो हमारे पास आ गया किंग, यानी कि जब 4 में से हमने एक तो किंग निकाल लिया, बचे 48, उसमें से एक किंग निकलेगा। तो ये चांसेस है, यानी कि एक किंग आने का श्योरिटी कब है? कि भी 4 कार्ड में से एक सेलेक्ट करा तो किंग तो आना ही है। बचे 48 कार्ड, उसमें से नॉन किंग, यानी कि जरूरी नहीं कि वो किंग आए। पी एक्स इक्वल्स टू 2। अब हमें श्योरिटी है कि भी जो ऊपर जो हमें हमें चाहिए, 4 में से 2 100% किंग के किंग आ जाएंगे। तो 50C2। अब इनको इस वाले फॉर्मेट में लिख देंगे, तो मीन कैसे निकल आएगा आपके पास? 0 इंटू ये वाला पूरा का पूरा टर्म, मैं लिख देती हूँ पी एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन 1 इंटू ये वाला पूरा का पूरा टर्म, देन 2 और ये वाला पूरा का पूरा टर्म। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे, देखो टाइम लगेगा, आप खुद सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, जो आपका मीन निकल के आएगा विच विल बी 34 डिवाइडेड बाई 2 टू 1। ठीक है, ये आप खुद करना। 52C2 की वैल्यू होती है 2 टू 1। ठीक है, आंसर इज दिस। तो लेंथी क्वेश्चन है, मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 हो गया। 9 हम देखते हैं क्वेश्चन। The word with or without meaning can be made using all the letter of again. If these words are written as in dictionary, what will be the 50th word? ठीक है जी, क्या कह रहा है? एक अगेन वर्ड है भाई, इसको हमने विद और विदाउट मीनिंग, यानी कि जरूरी नहीं कि उसका कोई मीनिंग ही निकले, लेकिन हमें उसको इस टाइप से अरेंज करना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो 50th प्लेस पे आए, यानी कि जिस हिसाब से डिक्शनरी अरेंज्ड है अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, वो हमें बताना है कि 50th वर्ड क्या आएगा इफ हम उसका मीनिंग अवॉइड कर दें, क्योंकि डिक्शनरी में तो भी मीनिंगफुल वर्ड दिए होते हैं ना, तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास आएगा क्या, ये सोचना है। सबसे पहले डिक्शनरी में आपके पास कौन सा अल्फाबेट आता है? ए, ये तो आपको सबको ही पता है। हम मान लो इसको रैंकिंग भी दे सकते हैं, AGAIN। सबसे पहले आपके पास ए आता है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? I9 होता है 2, M मैतेरा N14 होता है, G7 होता है। तो सबसे पहले ए अल्फाबेटिकल सीरीज के आएंगे, तो ए मैंने कर दिया यहाँ पे फिक्स।
ए हो गया हमारे पास फिक्स। सो ये जो प्लेसेस है कितने वे में भर सकते हैं, 4 3 2 1, दैट इज 4 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 24। अब आया जी का टर्न, सेकंड I9 G7, अच्छा है तो ये 3 होगा, ये सेकंड रैंक पे होगा जी। अब जी आएगा, जी भी कितने वे में भरा जा सकता है, 4 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, 2 फैक्टोरियल वेज। तो 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12। जी के बाद आया 9 आई का टर्म, I9, फिर से 4 लेटर, लेकिन ए 2 बार आएगा, रिपीटेशन है, तो फिर से इसी के तरह कितना आ जाएगा, 12, राइट। अब देखो एन, जब एन आएगा तो हमें एन पे तो खत्म ही करना है ना क्वेश्चन, देखो ऑप्शन पे, तो इसके बाद का लेटर बाद में देखते हैं, पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 12 बार 24 दूनी 48, यानी कि जब आई तक नंबर चल रहा था डिक्शनरी में तब हमारे पास 48th पोजीशन आ गई। अब आता है एन का नंबर, तो फिर जो 49th पे जब आएगा तो हम किस हिसाब से लिखेंगे, एन सबसे पहले आएगा, फिर रैंक 1 किसकी होती है, ए की, ए पोजीशन होगी, फिर क्या आता है हमारे पास, जी, जी की रैंकिंग है जी, फिर क्या आएगा हमारे पास आई, तो ये आ गया हमारे पास 49th वर्ड। लेकिन वो बोल रहा है कि आपके पास 58th टर्म बताना है आपको, तो 58th टर्म क्या होगा, इन दोनों को लास्ट वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे हम, राइट। NAAIG, जी आ गया आपके पास 50th वर्ड। सोनागी, NAG का गया IG, तो फर्स्ट वन इज योर आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले ए है, 1 2 3 4 पोजीशन है, तो डिक्शनरी में ये 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकता है कोई भी अल्फाबेट लेटर। फिर सबसे पहले हम रैंकिंग देखें, सबसे पहले ए आता है, उसके बाद जी आता है, जी 7th पोजीशन पे होता है, फिर आई आता है 9th पोजीशन पे होता है ना, इसलिए फिर एन आता है, तो यानी इसकी रैंकिंग सबसे पहले ये आएगा डिक्शनरी में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दूसरे नंबर पे जी आएगा, तीसरे नंबर पे आई आएगा और चौथे नंबर पे एन आएगा। तो जब हम जी को अरेंज करेंगे तो दो ए यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन ले लेंगे। आई के बाद कितना आएगा हमारे पास, आई, इसमें भी ए 2 टाइम्स आएगा, तो ये भी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 24 12 एंड 12, दैट इज 48 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आता है एन का नंबर। एन, यहाँ पे 4 लेटर्स है, तो आपको पता ही है सबसे पहले जो लेटर आता है उसके जो नेक्स्ट होता है वो रैंकिंग ए से स्टार्ट होगी, तो एन तो यहाँ पे भर गया। इसके बाद कौन सा छोटा टर्म है, जी, उसके बाद कौन सा टर्म है, एन, सॉरी आई, तो ये वाला कौन सा आ गया आपके पास, 49th पूछा है 50, तो कौन सा अल्फाबेट आएगा, ए, इन दोनों को चेंज कर दो, आई जी, तो ये वाला आपका टर्म आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ओके, इजी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। The shadow of the tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree the height of the tower is। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे भाई सन निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक बिल्डिंग दी हुई है, इसकी जो शेडो है एक बार 30 डिग्री बन रही है और एक बार 60 डिग्री बन रही है, लॉन्गर कौन सी होगी वो बताओ आप। देखो शाम के टाइम ज्यादा लंबी शेडो होती है ना, तो लॉन्गर है 40 मीटर, तो यानी कि ये वाला पोर्शन जो बड़ा वाला है वो आ जाएगा 40, जब यानी कि हमारे पास 30 डिग्री है, ये वाला 60, ये इससे 40 ज्यादा है, तो लेट अस दिस इज सम एक्स, तो जो टोटल बेस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40 प्लस एक्स, यानी कि ये इससे 40 ज्यादा है टोटल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन इजी है, बस एक बार आपको समझ में आना चाहिए। फिर से देखो क्या कह रहा है, सन है, सनराइज होता है तो जो हमारी परछाई होती है छोटी बनती है, शाम होते होते लंबी होने लग जाती है ना, तो 30 डिग्री। द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 ज्यादा है, व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, तो यहां से 40 ज्यादा होगी कब, जब यहाँ पे 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री यानी कि कहीं कोई पोर्शन है वो 40 ज्यादा है कब से, जब यहाँ पे कोई 60 डिग्री एंगल बन रहा है उससे, तो यानी कि ये एक्स है तो ये 40 होगा, टोटल कितना है 40 प्लस एक्स,
लेट ये हाइट कितनी है h, द हाइट ऑफ द टावर पूछा हुआ है। तो 10 कैसे होता है, इस टाइप से, ये वाला परपेंडिकुलर बाय बेस। सो यहां से हम ले लेंगे 10, पहले लेते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री में क्या आ जाएगा h/x, और दूसरे में 10 30 हम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास h/40 + x आएगी। ठीक है, तो 60 डिग्री कितना होता है आपके पास 1/√3 h/x। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास h√3। यहाँ से 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपके पास 1/√3 h40 + h√3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 40 + h√3 इज इक्वल्स टू √3h। ये क्या हो गया, ये तो कैंसिल नहीं हो गया, ये √3 क्यों लिख दिया मैंने, x इक्वल्स टू h√3। अच्छा h इज इक्वल्स टू x√3, अच्छा √60 की वैल्यू मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, 30 की और 60 की इक्वल, ये √3 आएगा ना, तो h इज इक्वल्स टू x√3 आएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू h/√3। तो ये टर्म आएगा √3। तो इसको दोबारा से कर लेते हैं, 1/√3 इज इक्वल्स टू h40 + h/√3, 1/√3 h40√3 + h/√3, ये ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करना, आपके पास आंसर h का आ जाएगा भाई 20√3। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आप कहो तो फिर मैं सॉल्व कर देती हूँ, पर कहोगे कैसे, चलो मैं कर ही देती हूँ ना, मुझे तसल्ली नहीं रहेगी, फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैथ्स है ना, देखो हमारे पास कितना आया था 10 60 डिग्री h/x, 10 60 कितना होता है √3, यहां से वैल्यू कितनी आ गई h की √3x, 10 30 डिग्री कितना आ गया था हमारे पास h/40 + x, यानी कि 1/√3 जो है वो आ गया h/40 + x। तो यहां से ये जरा इजी पड़ेगा, हम इसमें √3x लिख देते हैं, तो ये आ गया 3x इज इक्वल्स टू 40 + x, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 20, x 20 आ गया, h कितना दिया हुआ है √3x, x के प्लेस पे रख दो, h इज इक्वल्स टू 20√3 आंसर। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन,